हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि सूरज डूबने के बाद अगले दिन सवेरा भी होता है। देखो ये जो दो लाइन है, ये इसके अंदर की अगर आप गहराई समझेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सूरज डूबने के बाद अगले दिन सवेरा भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अरे सर टाइम बीतता जा रहा है, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, हम बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे और बहुत अच्छा परसेंटेज कैसे लेकर आएंगे। तो देखो भैया, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि भले ही आज आपका दिन बुरा चल रहा है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, लेकिन अभी भी समय है। अगर आप अभी जाग गए तो आपके जीवन में भी अगले दिन सुबेरा होगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सूरज डूबने के बाद अगले दिन सवेरा भी होता है। आपके पास समय है, अभी से शुरू कर दो, अभी से वो मेहनत स्टार्ट कर दो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सको। और ये दो स्पेशल लाइन मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ऐसे ही दो दो लाइन सुनते सुनते एक दिन आपका भी नाम इतिहास के पन्नों के लाइन में होगा। ठीक है, मतलब जो इतिहास के पन्नों में है वो भी ऐसे ही मोटिवेशनल लाइंस सुनते थे, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन। और इस पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो मैं लेकर आया हूं, यानी कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम फिनिश करेंगे। सही सुना आपने, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लेकर आइए। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, विलयन चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। मैंने कहा था ना कि आपके लिए कुछ स्पेशल लाइन में लेकर आया हूं, तो ये क्लास भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। और वाकई ये क्लास बहुत स्पेशल है, क्योंकि पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में खल्लास करेंगे। तो आपको करना क्या है, बस कॉपी ले लो, पेन ले लो, एक बोतल पानी ले लो और कुर्सी और मेज पे बैठ जाओ और अच्छे से जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भैया 1 घंटे कुछ मिनट में ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ऐसे ही मैं आपको क्लासेज प्रोवाइड कराऊं सारे सब्जेक्ट का वन शॉट, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना ऑल सब्जेक्ट वन शॉट। मैं मेहनत करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट अपने फर्स्ट टॉपिक को। इनका नाम है विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर आप अगर विद्युत रसायन चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो पहले आप विद्युत रसायन के बारे में बताइए। देखो भैया, इस क्लास में हमने सारे पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, और सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विशिष्ट चालकता। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री में काफी ज्यादा पूछा जाता है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर जो भी है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे फिजिक्स में भी है। आपने पढ़ा है कि नहीं विशिष्ट चालकता, ये विद्युत धारा चैप्टर में है और हमारे केमिस्ट्री में भी है। तो ये वीवीआई टॉपिक हो जाता है। हम पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखो। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ठीक है, कोलरॉस का नियम, और इसी में है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, एर्नेस्ट समीकरण, मतलब पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। तो देखो विशिष्ट चालकता होता क्या है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। या एक लाइन में मैं बताऊं, बहुत इजी है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये इजी ट्रिक है। ठीक है, इसको तो याद कर ही सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। याद हो गया कि नहीं? हो गया होगा। ठीक है, देखो इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। देखो केमिस्ट्री में इसको हम
कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और फिजिक्स में हम सिग्मा से। बस इतना सा अंतर है, डेफिनेशन सेम है, फॉर्मूला भी लगभग सेम है, बस यहां पे हम केमिस्ट्री में विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, फिजिक्स में सिग्मा से। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान से समझ लो, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम ग्रीक अक्षर कप्पा से डिनोट करते हैं। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा है, कप्पा इक्वल टू क्या होगा? कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/1 रो। क्या होगा? कप्पा इक्वल टू 1/रो। अब यहां पे रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, रो क्या है मैं लिख देता हूं, यहां पे हर चीज को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। रो यहां पे है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। और हमने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था? विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू 1/रो। देखो रो का व्युत्क्रम है ना विशिष्ट चालकता, बस यही होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहां पे रो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये आपका हो जाएगा भैया इसका फॉर्मूला। अब आप लोग कहेंगे सर जी मात्रक भी बता देते तो अच्छा होता। अरे क्यों नहीं बताएंगे? देखो इसका मात्रक जानने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, इस रो का मात्रक निकाल लेंगे। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो का मात्रक हम निकाल लेंगे तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ऑटोमेटिक निकल आएगा। कैसे? रो का मात्रक निकाल लेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, बस विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे रो का मात्रक? देखो रो जो होता है ये बराबर होता है RA/L के, RA/L के, ये बराबर होता है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू होता है RA/L, जहां पे R है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, L है लंबाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया एक फॉर्मूला। अब हम करेंगे क्या? देखो अगर हमें रो का मात्रक निकालना है, किसका? रो का मात्रक अगर हमें निकालना है मात्रक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो आपको R का मात्रक तो पता ही होगा, R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ये आपका है A क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। और L का मात्रक होता है मीटर, लंबाई है, इसका मात्रक मीटर। तो भैया मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया। रो का मात्रक क्या आया? रो का मात्रक, ठीक है, रो का मात्रक ये निकलकर हमारा आया ओम मीटर। क्या निकल कर आएगा? देखो ओम ऊपर बचा है और एक मीटर बचा है, क्योंकि मीटर स्क्वायर था, एक कट गया भैया, तो एक अभी भी है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रो का मात्रक। अभी रो का मात्रक आया है विशिष्ट प्रतिरोध का। अब हम विशिष्ट चालकता का मात्रक निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे इसको आप लोग नोट करो, फिर मैं इरेज करके आपको बताता हूं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो फटाफट, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, तो समझ में आया? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा इक्वल टू 1/रो, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब अगर हमें विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालना है, अगर हमें रो का मात्रक पता हो जाएगा तो हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो रो इक्वल टू RA/L होता है। R का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचा क्या? ओम मीटर बचा। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया। अब हम निकाल लेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम निकालेंगे कप्पा का मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक है, कप्पा का मात्रक भैया कप्पा इक्वल टू क्या होता है? 1/रो होता है, 1/रो। और रो का हमने मात्रक निकाला है, रो का मात्रक हमने निकाला है ओम मीटर। क्या निकाला है? 1/रो का मात्रक होगा ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या भैया? यहां से हमारा कप्पा का मात्रक आ जाएगा, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक आ जाएगा। का मात्रक क्या आएगा बताइए? आप लोग बताइए क्या आएगा? देखो ओम और मीटर ऊपर जाएगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यही मात्रक होगा कप्पा का। ये मात्रक आपका हो जाएगा विशिष्ट चालकता का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
देखो इसको और कई नामों से जानते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। देखो इसको कई नाम से और जानते हैं। ये तो आपका मात्रक हो गया विशिष्ट चालकता का, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, क्योंकि नीचे ओम और मीटर है। इसको ऊपर ले जाएंगे भैया तो जो 1 छिपा है इसके घात में वो ऊपर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके और कई मात्रक होते हैं, जैसे इसी को आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर का छोटा मात्रक सेंटीमीटर होता है। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना जो जो मैं बता रहा हूं शब्दों को ध्यान देना, ठीक है। मोहो सेंटीमीटर इनवर्स आप लिख सकते हैं, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या मोहो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या आप एक और लिख सकते हैं, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तीनों को याद रखना बस, ठीक है। साइमन, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक, ये भी इसी का मात्रक होता है। तो ये सारे मात्रक इसी के हैं। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो है, रो का मात्रक ओम मीटर, तो कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसी का मात्रक होता है। ये सब याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेकेंड चैप्टर का। इसका नाम है कोलरॉस का नियम, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कोलरॉस लॉ। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर विलेन में दो सबसे इंपॉर्टेंट नियम को पढ़ा, एक हेनरी का नियम, दूसरा राउल्ट का नियम, वैसे हमारे सेकेंड चैप्टर में कोलरॉस का नियम है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, कोलरॉस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, जो आपका लैम्डा इनफाइनाइट एम होता है, यानी कि लैम्डा एम होता है, ये मोलर चालकता होता है। मैंने इनफाइनाइट क्यों लगाया, क्योंकि अनंत तनता पर यहां पे मोलर चालकता ली जा रही है, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्य, अब आप लोग कहेंगे सर विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, सॉरी NaCl सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग नमक यूज करते हैं, ठीक है, NaCl, KCl, ठीक है, HCl, ये सब विद्युत अपघट्य होते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए NaCl है, ठीक है, इसका अगर हम घोल बनाएं, उसमें धारा का प्रवाह कराएं तो बहुत आसानी से होगा। तो ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl का जो जलीय विलयन होता है, इसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होगा। अगर आप शुद्ध जल को ले लेंगे भैया, उसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघटन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अगर हम NaCl में धारा प्रवाहित कराएं तो ये होगा क्या, ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। देखो NaCl है आपका, ठीक है, अगर इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये Na+, ठीक है, और Cl- आयनों में टूट जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं जिनके घोल में धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, ठीक। अब देखिए कोलरॉस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, जो लैम्डा इनफाइनाइट एम है, ठीक है, मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। मैंने इनफाइनाइट इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पे अनंत तनुता पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब कोई भी विद्युत अपघट्य आप लोग उठा लीजिए, जैसे आपने ले लिया HCl, इस विद्युत अपघट्य को ले लिया, ठीक है। तो कोलरॉस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब मैंने इनफाइनाइट लगा दिया, ठीक है, वो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब जो ये हमारा विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, ये इसके धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे इसका फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका है
लैम्डा एम, और यहां पे जो हम विद्युत अपघट्ट लेते हैं वो HCl ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने HCl विद्युत अपघट्ट यहां पे ले लिया, तो इस HCl विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी ये इसके धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, किसके बराबर होगी ये बराबर होगी लैम्डा, ठीक है, इनफाइनाइट H प्लस, यानी कि इसके धन आयन के आयनिक चालकता, और प्लस लैम्डा, ठीक है, इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कहा गया था कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ये आपका HCl है, इसकी जो मोलर चालकता जो होगी वो अनंत दमता पर विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों, देखो इसके धन आयन HCl का H प्लस और इसका ऋण आयन Cl माइनस, ठीक है, के आयनिक चालकताओं के योग का योग होता है। तो इन्हीं दोनों के आयनिक चालकताओं का जो योग होता है यही है आपका कोलरॉस का नियम। सिंपल सा है, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। समझ में आ गया कोलरॉस का नियम, मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो है लैम्डा एम HCl, वो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले जो इसके धनायन है और ऋण आयन है उनकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। योग का मतलब प्लस, ठीक है, योग के बराबर होती है। बस यही होता है कोलरॉस का नियम, सिंपल सा है। क्योंकि जब हम HCl का विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका धनायन है H प्लस और ये इसका ऋण आयन है, इसी के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया, सिंपल सा था। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग साइड में मैं हो जाता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे भैया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मोलर चालकता, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। देखो स्टूडेंट, अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का कुछ बचता है वो मैं आपको स्पेशल क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो टॉपिक बच रहे हैं छोटे मोटे उनको भी मैं आपको स्पेशल क्लास देकर उनको भी कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मोलर चालकता क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। इसका जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल आता है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी, ठीक है, सिंपल सा है। देखो मोलर चालकता क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य, ठीक है, के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मतलब किसी विलयन के एक निश्चित आयन में उपस्थित, एक निश्चित आयतन में उपस्थित कोई विलयन है, उसके एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा, जो विद्युत अपघट्ट होता है उसके एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता जो है वो मोलर चालकता कहलाती है। इसको भैया थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और आपको याद हो जाएगा। सुबह उठो, 4 बजे उठो और पढ़ाई करो, क्योंकि सुबह जो आप पढ़ते हैं उस समय आपका माइंड रिलैक्स होता है, आसपास नॉइज नहीं होता है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई सुबह कर सकते हैं। तो क्यों नहीं उठते, सुबह सुबह उठो, पढ़ो, ठीक है। इसे हम लैम्डा एम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब लैम्डा एम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या म्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझना। देखो मोलर चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम। ये इसकी मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है, यानी कि मोलर चालकता का ये फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम। यहां पे कप्पा क्या है, अभी तो मैंने बताया था विशिष्ट चालकता, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। एम क्या है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था मोलरता, मोलैरिटी, ये एम है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका लैम्डा एम जो है, सॉरी लैम्डा एम नहीं, जो आपका कप्पा है ये क्या है और m क्या है, ठीक है। दोनों को मैं लिख देता हूं साइड में ताकि प्रॉब्लम ना हो। कप्पा है आपका विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। और कैपिटल M है आपका मोलरता, ठीक है, मोलैरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं।
ये मोलरता है। समझ में आया? तो आप लोग को डेफिनेशन थोड़ा सा समझना होगा। फॉर्मूला तो मैंने समझा दिया है आपको। मोलरता दे दिया जाएगा, विशिष्ट चालकता दे दिया जाएगा, कहा जाएगा मोलर चालकता निकालो, तो इसी फॉर्मूले को लगा देना। आपको विशिष्ट चालकता दिया गया, इसको 1000 से गुणा करके मोलर चालकता मोलरता नीचे लिख दो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपलब्ध विद्युत अपघट्यों के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम। कप्पा है विशिष्ट चालकता, कैपिटल एम है मोलरता। अब इसको आप लोग नोट करें, हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक, अब चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है, ध्यान से समझना, यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इनका नाम है तुल्यांकी चालकता। जैसे अभी हमने मोलर चालकता पढ़ा, वैसे ही तुल्यांकी चालकता भी एक टॉपिक होता है। ठीक है, देखो तुल्यांकी चालकता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या होती है? ठीक है, जैसे वहां पे मोलर कंडक्टिविटी था, यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इसको समझिए, छोटा सा है, ध्यान से समझना, छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। देखो, किसी विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी भार के चालकता को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? देखो, इसे हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यू से। किससे? लैम्डा ई क्यू। ये आपका तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई क्यू से डिनोट करते हैं। ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो लिखा है, तो इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरे दोस्त? अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह होगा। देखो कैसे, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू आपका क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, कप्पा। ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपान, बस यहां पे मोलरता के जगह पर नॉर्मलता रहेगा, कैपिटल एन रहेगा। ये फॉर्मूला होगा तुल्यांकी चालकता का। ठीक है, अब देखो यहां पे कप्पा क्या है ये बताने की जरूरत है नहीं, यहां पे एन समझ लो। एन है भैया नॉर्मलता। क्या है? एन नॉर्मलता। ठीक है, ये हमारा एन है। समझ में आया? तो किसी विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एन। यहां पे एन है नॉर्मलता, कप्पा है विशिष्ट चालकता। आपको विशिष्ट चालकता दे दिया गया, नॉर्मलता दे दिया गया। आपको अगर तुल्यांकी चालकता निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इसको भी नोट करो फटाफट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक तो अभी लास्ट में है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोड विभव। देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको समझने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रोड विभव समझने से पहले ये समझ लो कि आखिर इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है तो ध्यान से समझना। जैसे आपका कोई ये सेल है, ठीक है, ये देखो ये आपका कोई सेल है, इसमें जो है इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनको तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कैथोड। क्या होता है? एक आपका कैथोड, मैं यहां पे लिख देता हूं कैथोड। ठीक है, कैथोड ये आपका है। ठीक है, और दूसरा आपका होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। ये ध्यान रखना। ठीक, अब कैथोड जो होता है भैया ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव होता है। क्या होता है? ये निगेटिव होता है, निगेटिव टर्मिनल। और ये जो एनोड होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब भैया ये अगर सेल है तो इसके अंदर विद्युत अपघट्य होंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये जो कैथोड और एनोड होते हैं ये इसी विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं, तभी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटन की। ठीक है,
अभी इसी से रिलेटेड हम फैराडे के नियम भी पढ़ेंगे। अब ये विद्युत अपघट्य कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य ले लिया, यहां पे NaCl KCl भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया था विद्युत अपघट्य में, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड होता है, मतलब सेल जो होता है इसमें दो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड एनोड। कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। ये जो कॉपर सल्फेट है भैया ये विद्युत अपघट्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है, विद्युत अपघट्य, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती रहती है। तो वही कहा गया है, देखो जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, मतलब जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है, जो आपका धातु होगा उसी धातु का ही लवण विलयन होगा। जैसे हमने अभी CuSO4 हमने आप विद्युत अपघट्य लिया था, तो इसमें जो छड़ होगी वो कॉपर की होगी, ठीक है, किसकी, कॉपर की होगी। तो जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उदाहरण समझो, समझ में आ जाएगा। उदाहरण समझ लो भैया, उदाहरण, जब कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखो ये हमारा हो गया बर्तन, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक छड़ रखी हुई है कॉपर की, किसकी, ये कॉपर की छड़ है। किसकी छड़ है ये, ध्यान से समझना इसको, ये कॉपर की छड़ है, कॉपर की छड़, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, मतलब जो आपका धातु हो उसी के धातु विलयन में हम उसको डुबाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो विलयन होगा इसका जो विद्युत अपघट्य होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा, ये है भैया कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो क्या कहा गया, जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, देखो ये कॉपर की छड़ है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबो दिया, तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। तो ये जो कॉपर की छड़ है ये विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है, जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इससे होगा क्या, ये जो कॉपर धातु की छड़ है इसके और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है उसके मध्य जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। और ये निगेटिव कैसे हो जाएगा, देखो भैया यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे जो हमारा कॉपर है, ठीक है, कॉपर जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब कॉपर जो है ये Cu2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको प्लस कर दीजिएगा, +2 इलेक्ट्रॉन में ये टूट जाएगा, तो यहां पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। वही कहा गया है कि विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगी, देखो ऋणावेशित हो गया। तो जब कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। तो जब ये कॉपर की छड़ इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाएगी तो कॉपर की छड़ जो है वो विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है, जिससे कॉपर धातु, ये जो कॉपर धातु और कॉपर आयन है, ठीक है, इनके बीच एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, उसी को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस सिंपल सा है, ठीक है। वही आपसे कहा गया था साइड में, देखो जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है, जैसे कॉपर धातु हमने ले लिया और उसी धातु का एक लवण विलयन ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्तर पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभव उत्पन्न होगा, इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मतलब सिंपल अगर हम समझें तो जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु और जो विद्युत अपघट्य है, जो लवण विलयन है, उसके मध्य एक विभव उत्पन्न होगा, उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, ठीक है। बस हो गया, ये टॉपिक भी हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको समझिए। एक और इलेक्ट्रोड विभव होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको E0 से हम लोग डिनोट करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको माना जाता है, जैसे देखो यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मतलब कुछ शर्त है, अगर अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दाब 1 वायुमंडल हो तो जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मतलब यही इलेक्ट्रोड विभव कभी कभी मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में कार्य करता है, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है डेफिनेशन, बाकी अभी मैं निर्दिष्ट समीकरण में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो समझ में आया, यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। बस हो गया, ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो ऐसे फिजिक्स में भी विद्युत वाहक बल है, बट वो दूसरा है, यहां पे दूसरा है। देखो क्या होता है, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव ई सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसी को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल या ई सेल हम बोलते हैं। ठीक है, तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव E0 सेल भी कहते हैं। मतलब आपसे कहा जा रहा है अगर दो अर्ध सेल अभिक्रिया हो रही है, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव कहते हैं। ठीक है, तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव E0 सेल भी हम बोलते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, देखो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, नीचे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ई सेल इक्वल टू, देखो हम सेल का विद्युत वाहक बल या ई सेल भी बोलते हैं, देखो लिखा है सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव। ठीक है, ई सेल भी हम इसी को कहते हैं। तो ई सेल जो आपका विद्युत वाहक बल होगा ये किसके बराबर होगा, E0 कैथोड और माइनस E0 एनोड। ठीक है, E0 एनोड, ये होता है हमारा सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कहा गया था कि दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में, देखो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैथोड और एनोड। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो देखो इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस जो है इसी के अंतर को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव E0 सेल भी कहते हैं। यानी कि ई सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों में जो डिफरेंस है उसी को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे चैप्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम तो आपने सुना ही होगा, इस टॉपिक का नाम है नेर्नेस्ट समीकरण, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये होता क्या है, देखो नेर्नेस्ट समीकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको नेर्नेस्ट जी ने दिया था, मतलब वो समीकरण जिसको नेर्नेस्ट जी ने दिया वो नेर्नेस्ट समीकरण कहलाती है। ठीक है, ऐसा डेफिनेशन मत लिखिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको लिखिएगा। देखो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नेर्नेस्ट समीकरण कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रोड विभव और जो विलयन की सांद्रता होती है उसके मध्य जो संबंध दर्शाए उस समीकरण को हम
नेर्नस्ट समीकरण बोलते हैं। एक लाइन में इलेक्ट्रॉन विभव और विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने वाली समीकरण नेर्नस्ट समीकरण कहलाती है। जल्दी से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जर्मन भौतिक विज्ञानी नेर्नस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड Mn+ जो धातु इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, के विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब इन्होंने एक इक्वेशन दिया, उसी को हम नेर्नस्ट समीकरण कहते हैं। ये इक्वेशन जो है ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रता के मध्य जो संबंध दर्शाएगी उसी को हम नेर्नस्ट समीकरण कहेंगे। मतलब जर्मन भौतिक विज्ञानी नेर्नस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड Mn+ के विभव के इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता जो होती है, धातु आयनों की सांद्रता मतलब विलयन की सांद्रता, ठीक है, Mn+, इसमें निम्नलिखित संबंध होता है। अब देखिए समीकरण होता क्या है, संबंध क्या होता है उसको मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें इक्वेशन में जो संबंध है वो होता है E=E0, ठीक है, -2.303 RT/NF, ठीक है, log 10, ठीक है, 1/Mn+, ठीक है, यही संबंध होता है और यही है भैया हमारा नेर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। E=E0 -2.303 RT/NF log 10 1/Mn+, ठीक है। यहां पे देखो हमारा इलेक्ट्रोड विभव भी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है, ठीक है, इसके बीच और जो हमारा यह धातु में आयनों की सांद्रता जो है, ठीक है, विलयन में आयनों की सांद्रता, इसके बीच में जो संबंध दर्शाती है वही नेर्नस्ट समीकरण होती है। तो दोनों में ये रिलेशन है, इसी को ही हम बोलते हैं नेर्नस्ट समीकरण। अब आप लोग कहेंगे सर जी E क्या है? E तो इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है? ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, तो एक एक को हम जानते हैं। देखो यहां पे R क्या है, यहां पे R क्या है भैया? इसको हम लोग बोलते हैं गैस नियतांक। क्या बोलते हैं? गैस नियतांक, ठीक है, गैस कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए आप लोग 8.314, ठीक है, 14 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है गैस नियतांक की 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। T क्या है भैया? T है परम ताप, ठीक है, T क्या है? ये परम ताप है, परम ताप, और परम ताप जो होता है वो 298 केल्विन होता है। तो ये भी समझ में आपको आ चुका होगा, एक एक को समझते हैं। N क्या है? N है भैया, N आपका है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमारे विलयन में वो है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। उसके बाद में F क्या है? एक एक को समझिए, F क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फैराडे नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? फैराडे नियतांक, ठीक है। और एक फैराडे नियतांक की वैल्यू कितनी होती है ये भी हम लोग जानेंगे। एक फैराडे नियतांक की वैल्यू जो होती है वो होती है 96,500। ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा भैया, ठीक है, कूलाम मोल इनवर्स, ठीक है, ये एक फैराडे की वैल्यू होती है। अभी और भी चीज है, देखो 1/Mn+ क्या है? यही बच रहा है Mn+, ठीक है, ये है आपकी Mn+ है विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता,
हाँ ठीक है, तो ये हमारा है, मतलब यही इक्वेशन नेर्नेस्ट समीकरण कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव और धातु आयनों की सांद्रता जो है विलयन में, इसी के मध्य जो संबंध दर्शाती है वो समीकरण नेर्नेस्ट समीकरण कहलाती है। E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF log 10 1 अपान mn प्लस R है आपका, देखो E है इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव, R है गैस नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T है परम ताप, इसकी वैल्यू 298 केल्विन, N है आपका प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F है फैराडे नियतांक, इसकी वैल्यू 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, Mn प्लस है विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। तो यही होता है नेर्नेस्ट समीकरण, इसको आप लोग करेंगे नोट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम था, सेकंड में आपका कोलरॉस का नियम है, उसी तरह एक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। देखो भैया सेल है, सेल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो फैराडे जी ने दो नियम दिया था, ठीक है, दोनों नियम को हम यहां पे पढ़ेंगे। आखिर ये नियम है क्या, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इन्होंने दो नियम दिए थे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे ना, उसके बाद तो सेकंड वाला पढ़ेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट नियम को हम पढ़ते हैं। देखो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखो भैया मैंने आपको बताया था जो हमारा सेल होता है, ये देखो, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड, जैसे एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड इसमें होते हैं, ठीक है। सेल में क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें विद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसी विद्युत अपघट्य में डूबा रहता है, ठीक है, और ये जो विद्युत अपघट्य होता है इसी के कारण भैया प्रक्रिया होती है जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कौन सी, विद्युत अपघटन की। अब देखिए ये मान लीजिए विद्युत अपघट्य जो आपका है मेरे दोस्त, ये NaCl है, हमने मान लीजिए सोडियम क्लोराइड वाले विद्युत अपघट्य को ले रखा है। अब मैंने आपको यह भी बताया था अभी स्टार्टिंग में कि एक आपका होता है कैथोड, ठीक है, कैथोड जो कि होता है निगेटिव, मैंने आपको पहले ही बताया था निगेटिव होता है, ठीक है, और एक होता है आपका एनोड, क्या होता है, एनोड, जो कि होता है पॉजिटिव। हाँ ये दोनों इलेक्ट्रोड ही, लेकिन इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कैथोड एनोड, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे हैं ये एक विद्युत अपघट्य में डूबे हुए हैं। अब हमारा जो NaCl है, इस सेल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। विद्युत अपघटन मतलब NaCl जैसे आपका जो है NaCl, ठीक है, ये जब इसकी विद्युत अपघटन, जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे, ऊपर मैं लिख देता हूं, ठीक है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन जब हम कराएंगे तो ये टूट जाएगा मेरे दोस्त, किसमें, ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो मतलब हमारा जो सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य है NaCl, मान लीजिए आपका कैथोड यानी कि इलेक्ट्रोड दो लगे हुए हैं। अब सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो होगा क्या, मैंने अभी आपको नियम में बताया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ होते हैं, देखो जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो यहां पे इलेक्ट्रोड पे कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे, यहां पे कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे, ठीक है। तो मुक्त एकत्रित होने वाला जो पदार्थ है उसकी जो मात्रा होगी वो इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होगी, वही आपका फर्स्ट नियम है। यानी कि जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया जब होती है इस सेल में,
ठीक है। विद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया होती है तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इस पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो इसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होगी। यानी कि मैं इसको इरेज कर दूं या फिर रहने दूं, नियम हमने पढ़ ही लिया है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होती है। यही फर्स्ट नियम है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। साइड में मैं आपको दिखा देता हूं लेकिन तब ये आपका इरेज हो जाएगा। देखो ये साइड में आपका नियम है, देखो ये इलेक्ट्रोड से मुक्त या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रोड था, देखो मान लीजिए उस पर प्रवाहित होने वाली मात्रा W हो, तो W किसके समानुपाती होती है इस नियम के अनुसार? W Q के समानुपाती होती है। Q है आवेश, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, चित्र में यहां पे छोटा मोटा बना देता हूं, ठीक है, छोटा मोटा इरेज हो गया था, ठीक। तो यहां पे दो इलेक्ट्रोड हमारे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड है, ये विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं पार्ट टाइम बना रहा हूं क्योंकि मेन चित्र मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, अब इस पर जो एकत्रित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है, यहां पे जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो एकत्रित पदार्थ होंगे वो इस विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होंगे। तो W ये है इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये किसके समानुपाती होगा? जो इसमें आवेश होगा, ठीक है। तो W समानुपाती Q, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। अभी एक चीज और समझिए, W समानुपाती। अब आपको मैंने बताया था कि Q इक्वल टू क्या होता है, देखो Q इक्वल टू क्या होता है, चूंकि Q इक्वल टू होता है IT, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब धारा जो है वो आवेश जो है वो IT के बराबर होता है। I है समय, T है, I है धारा, T है समय, ठीक है। तो Q इक्वल टू IT होता है, सबको पता है, हमने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। आवेश इक्वल टू I इंटू टी, धारा और समय के गुणनफल को भी हम आवेश कहते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। तो Q के जगह पर हम लोग रख देंगे IT, ठीक है। क्या रख देंगे? Q के जगह पर हम रख देंगे IT, ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगेगा, और जब बराबर लगेगा तो यहां पे एक स्थिरांक जुड़ेगा Z, I और T। यही है आपका फॉर्मूला फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का। यानी कि इसमें बताया गया था कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा W उस विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के समानुपाती होती है। तो W समानुपाती Q, W समानुपाती Q इक्वल टू IT होता है, तो IT हो जाएगा। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू ZIT हो जाएगा। यहां पे Z क्या है मेरे दोस्त? I तो पता है, W भी पता है, W है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा, I है धारा, T है समय, ठीक है। अब यहां पे Z क्या है? Z आपका है समानुपाती स्थिरांक, क्योंकि ये समानुपाती चिन्ह की जगह पर रखा है, तो समानुपाती स्थिरांक, ठीक है, ये हमारा है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी इसको बोलते हैं, या लिखकर आप लोग लिख लीजिएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वो भी हम बोलते हैं। तो यही है भैया फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है। बस 2 लाइन, ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा नियम देखें, आप बिल्कुल देखेंगे। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा मेरे दोस्त। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा समान मात्रा में विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, यहां पे जब विद्युत धारा की समान मात्राएं विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, मतलब कई विद्युत अपघट्ट आप ले लीजिए और उसमें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित कीजिए, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो मात्राएं हैं, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त मात्राएं थी वो उस विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अगर कई हम मान लीजिए हमने कई सेल रे रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कई सेल रे रखा है, ठीक, और इसको मैंने श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ रखा है, ठीक,
और सारे को अभी मैं समझाऊंगा, तो यहां पहले इसको समझ लीजिए। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त जो मात्रा होगी वो अब किसके समानुपाती होगी? उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, ठीक है, या इसी को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, ये इसी के समानुपाती होती है, ठीक है। अब देखो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। जैसे मान लो हम थोड़ा सा समझते हैं यहां पे, मान लीजिए हमने कई विद्युत अपघट्य ले रखा, जैसे हमने 3 यहां पे विद्युत अपघट्य ले रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना, इसके अंदर तो विद्युत अपघट्य होगा ही, ठीक है। ऐसे कोई भी विद्युत अपघट्य ले लीजिए आप, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है भैया। इसमें इलेक्ट्रोड भी होंगे क्योंकि ये सेल है, ऐसे इसमें डूबा रहेगा, ठीक है। डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, ठीक है, ये ऐसे डूबा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में हम समान धारा प्रवाहित करें, देखो इन सब में अगर हम लोग इनके जो विद्युत अपघट्य है उसमें जो धारा आई है, ठीक है, वो सब में समान हो, इन तीनों में धारा, तीनों विद्युत अपघट्यों में जो धारा है वो समान हो, तब इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी, इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो पदार्थ की मात्रा होगी वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी, ठीक है। समझ में आया? दूसरे नियम में ये कहा गया है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है तब उनके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा है वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यानी कि यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। और मैंने आपको चित्र भी समझाया कि मान लीजिए ऐसे ऐसे आपके, मान लीजिए 2 ही हैं, मान लीजिए, ठीक है, विभिन्न कहा गया है लेकिन 2 ही मान लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, 2 इलेक्ट्रोड ऐसे, और इसमें विद्युत अपघट्य होगा ऐसे, ठीक है, विद्युत अपघट्य में ये सारे डूबे रहेंगे भैया, ध्यान से समझना, ये विद्युत अपघट्य में डूबे हैं। अब इनमें हम समान मात्रा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें भी धारा आई है, ठीक है, इसमें भी धारा आई है और इसमें भी धारा आई है, समान मात्रा में हमने धारा प्रवाहित किया, तो इसके इलेक्ट्रोड पे, इस पे जो मुक्त, इस पे एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा होगी वो उनके तुल्यांकी भारों की समानुपाती होगी। यानी कि पहले के लिए हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट वाले के लिए मान लेते हैं एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1, इसको मान लेते हैं, क्या माना मैंने, W1, ये किसके समानुपाती होगी, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी, ठीक है। तो W1 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां पे E1, W1 इक्वल टू हो जाएगा E1, E है आपका क्या है, ये तुल्यांकी भार है, ठीक है। तो W1 ये समानुपाती होगा E1 के, यानी कि जो आपका इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 होगी वो इसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। मैंने इसके लिए W1 मान लिया है, दूसरे के लिए W2 मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरे के लिए हम लोग मान लेते हैं W2, ये किसके समानुपाती होगी भैया, ये समानुपाती होगी E2 के, ठीक है, E2 के। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से समझना, W1 अपान W2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं E1 अपान E2, E1 अपान E2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसके समानुपाती होता है, ये हमारे फैराडे के विद्युत अपघटन का सेकंड नियम है। यहां पे W है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, E है आपका तुल्यांकी चालकता, ठीक है, तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार है। अब देखिए दूसरी चीज आपको समझना है, अब हम W इक्वल टू हमने निकाला था ZIT, निकाला था कि नहीं निकाला था, अभी हमने फर्स्ट नियम में W इक्वल टू ZIT होता है, तो यहां पे W1 है भैया, तो ZIT के जगह पर Z1IT लिख देंगे, Z1IT, ठीक, क्योंकि धारा समान है भैया, धारा सब में समान है, तो हम I1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, धारा सब में समान है, लेकिन इसके जगह पर W इक्वल टू ZIT यहां पे लिख दीजिए, चूंकि W इक्वल टू होता है ZIT,
तो W1 इक्वल टू Z1IT हो जाएगा, W2 इक्वल टू Z2IT हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? E1 अपान E2 के बराबर होगा, E1 अपान E2। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देना, IT से IT कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया Z1 अपान Z2 इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 अपान E2। तो देखो मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, नियम को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वो उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। तो Z1 और Z2 है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्योंकि मैंने अभी बताया था W इक्वल टू ZIT फर्स्ट नियम में, Z क्या था? समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो वही नियम में कहा गया था कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा है वो उसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होती है। तो दो सेल ले लिया, दोनों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित करा दी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 होगी वो उसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होगी E1। सेकंड वाले पे W2 होगा, वो उसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होगा E2। इसको हम लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। ठीक है, तो उसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है या उसके तुल्यांक की भार या उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो हमने W1 W2 के जगह पर Z1IT और Z2IT रख दिया इक्वल टू E1 अपान E2। अब Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि E1 अपान E2 इक्वल टू W1 अपान W2 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू Z1 अपान Z2, सेम वही चीज होगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा समझाता हूं। ठीक, तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो वही मैंने बताया था, देखिए साइड में, कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांक की भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। मैंने तुल्यांक की भार के भी समानुपाती बता दिया और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होगा। तो ये हमारा फैराडे का दूसरा नियम था। अब एक टॉपिक और है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं। और ये आपका सीरीज है भैया, देखो यहां पे साइड में मैंने दे रखा है, आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से शायद। ठीक है, देखो क्या होता है, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब सभी धातुओं, विभिन्न धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोले या अपचयन विभव बोले, ठीक है, तो उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, मतलब विभिन्न धातुओं तथा धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी हमें मिलती है जिसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका चित्र दिया गया है, देखो ये आपके एलिमेंट है, ये बढ़ता हुआ क्रम है भैया, बढ़ता हुआ, देखो यहां से ये आप E0V लिखा है ना, यानी कि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव का ये बढ़ता हुआ क्रम है। देखो Li है लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, जिंक, ठीक है, आयरन, ये ऐसे ऐसे इसका बढ़ता हुआ क्रम है इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव का या अपचयन विभव आप लोग बोल सकते हैं। क्या ऐसे लिख दीजिएगा, अपचयन विभव, ठीक है, इसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बोलते हैं। तो कहा गया है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में, देखो यहां से कम से ज्यादा 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 ऐसे करते करते यहां पे एकदम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब परिभाषा तो समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं, कि विभिन्न धातुओं तथा धातुओं को उनके अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखो ये कम है, अपचयन विभव यहाँ पे कम है, फिर बढ़ता है थोड़ा 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 थोड़ा, बढ़ते 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 देखिए यहाँ पे प्लस में आ गया है, ठीक है, तो ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी है।
ठीक है, इसमें धातु और अधातु दोनों हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या हैं, आखिर इसके लक्षण क्या है ये बताइए। तो देखो, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर आने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। देखो भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उसके कोई 4 लक्षण लिखिए। तो जो आपका आता है उसको जानना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो तत्वों की अपचयन क्षमता घटेगी। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो अपचयन क्षमता घटेगी। अपचयन विभव तो बढ़ेगा लेकिन अपचयन क्षमता जो है वो घटेगी। ठीक है, उसके बाद में जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाओगे भैया तो अपचयन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? सेकंड देखिए क्या है। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। मतलब इस श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। देखो, ये आपके जो हाइड्रोजन है, यहां पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, इसके ऊपर के जो तत्व हैं ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, लेकिन नीचे वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए लक्षण, इसके 3-4 लक्षण है। देखो, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं, देखिए जितने भी तत्व हैं वो जल या भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चौथा, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। मतलब जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। 5वां, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। मतलब उल्टा है उसी का। तो ये इसके कुछ लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एक और है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब श्रेणी के जो ऊपर वाले तत्व हैं वो नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। मतलब ये याद रखना बस इतना। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके उपयोग, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, उपयोग देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग निम्न है। पहला, किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी हम इसका यूज करते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है, कुछ खास नहीं लिखना। ठीक है, आगे नहीं है, थैंक यू बोलेंगे तो ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया है। ठीक, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये होता क्या है, थोड़ा सा इसका सीरीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद में इसके लक्षण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, और इसके उपयोग लास्ट में आपको पढ़ना है। तो भैया ये हमारा 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है पूरा चैप्टर वो अब यहीं पर फिनिश होता है। हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े और सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। जितने भी टॉपिक मैंने बताया भैया सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपर लेवल के। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।